कभी सोचा है कि एक छोटा सा धातु का सिक्का किसी किताब से भी ज्यादा गहरी कहानी बता सकता है? आज की डीप डाइव में हम प्राचीन भारतीय सिक्कों को देख रहे हैं। मतलब सिर्फ पैसों के तौर पर नहीं, बल्कि इतिहास के एक तरह से कहें तो जीवंत दस्तावेजों के रूप में। बिल्कुल। हमारा मिशन ये समझना है कि ये सिक्के अपने समय के राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रहस्य कैसे खोलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिक्के तब बोलते हैं जब साहित्य चुप हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। सिक्के एक तरह से वैज्ञानिक प्रमाण होते हैं। भारत में सिक्कों का इतिहास आहत सिक्कों से शुरू होता है। आहत सिक्के? हाँ, मतलब धातु के टुकड़ों पर बस कुछ निशान या प्रतीक ठोक दिए जाते थे, कोई लिखावट नहीं, कुछ नहीं। और ये सफर, ये गुप्त काल के जो कलात्मक सोने के सिक्के थे, उनके साथ अपने शिखर पर पहुंचता है। अच्छा। हर सिक्का अपने युग का एक छोटा सा टाइम कैप्सूल है, समझ लीजिए। ये दिलचस्प है। तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारे स्रोत हिंद यवन मतलब इंडो ग्रीक शासकों का जिक्र करते हैं, जिनके बारे में ज्यादा लिखा हुआ मिलता नहीं है। तो क्या ये सिक्के ही हैं जिनकी वजह से हम मिनांडर जैसे राजाओं को आज जानते हैं? हाँ, काफी हद तक। हिंद यावनों ने ही भारत में सिक्कों पर राजा का चेहरा और नाम, हाँ, चेहरा और नाम दोनों लिखने की परंपरा शुरू की। इससे पहले के आहत सिक्कों पर तो सिर्फ प्रतीक होते थे। तो अचानक से इतिहास में हमें दर्जनों ऐसे राजाओं के नाम और चेहरे मिल गए जिनका कोई और रिकॉर्ड ही नहीं है। तो एक सिक्का एक खोए हुए राजा को ढूंढ सकता है, ये तो कमाल है। लेकिन क्या ये सिर्फ पहचान तक ही सीमित है, या ये सिक्के हमें साम्राज्यों के टकराव के बारे में भी बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं। और इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है महाराष्ट्र के जोगलथंबी में मिले सिक्कों का ढेर। अच्छा, वहां क्या मिला? वहां हमें शक राजा नहपान के हजारों सिक्के मिले, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। क्या ट्विस्ट? उन सभी सिक्कों पर सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपना ठप्पा दोबारा लगवा दिया था। अरे वाह, मतलब अपने दुश्मन के सिक्कों को मिटाकर उन पर अपना नाम लिख दिया। एकदम सही। तो ये तो एक तरह का, क्या कहते हैं, प्राचीन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हुआ, अपनी जीत का ऐलान करने का तरीका। बिल्कुल। ये सिर्फ मुद्रा पर कब्जा करना नहीं था, ये उस पूरे क्षेत्र पर अपने अधिकार और अपनी सैन्य विजय की एक सार्वजनिक घोषणा थी। तो एक छोटा सा सिक्का पूरी शक सातवाहन जंग की कहानी कह देता है। ये अद्भुत है। लेकिन इन सिक्कों की धातु भी तो एक कहानी कहती होगी। जैसे कुषाणों और गुप्तों के सोने के सिक्कों का बहुत जिक्र मिलता है। हाँ, मिलता है। तो क्या इतने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने का मतलब सिर्फ ये था कि वो बहुत अमीर थे, या इसके पीछे कोई और आर्थिक रणनीति थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ अमीरी का दिखावा नहीं था। कुषाणों और गुप्तों ने जो सोने के सिक्के जारी किए, वो रोमन साम्राज्य के साथ एक बहुत बड़े और फलते फूलते व्यापार का संकेत है। अच्छा, व्यापार का? हाँ, भारत से मसाले और विलासिता का सामान जाता था और बदले में रोम से बहुत सोना आता था। यही सोना फिर अर्थव्यवस्था में सिक्कों के रूप में ढाला जा रहा था। तो एक सिक्का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबूत बन जाता है। तो अगर सोने के सिक्के समृद्धि दिखाते हैं, तो क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या सिक्के हमें आर्थिक गिरावट के बारे में बता सकते हैं? हाँ, और बहुत साफ तौर पर। जैसा कि इतिहासकार आर.एस. शर्मा बताते हैं, गुप्त काल के बाद के सिक्कों में सोने की शुद्धता कम होने लगती है। मतलब मिलावट बढ़ जाती है? हाँ, मिलावट बढ़ जाती है और उनकी संख्या भी घट जाती है। ये व्यापार के पतन और शहरी केंद्रों के कमजोर होने का एक सीधा संकेत है। एक सिक्के की धातु उस पूरे युग की आर्थिक सेहत का बैरोमीटर बन जाती है। तो मतलब जब अर्थव्यवस्था मजबूत थी, तो शासक अपनी छवि को लेकर भी ज्यादा रचनात्मक हो सकते थे, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता और पैसे के बारे में नहीं लगता। समुद्रगुप्त के सिक्के तो जैसे उनकी पर्सनालिटी की झलक देते हैं। बिल्कुल। एक तरफ उनके व्याघ्र निहंता प्रकार के सिक्के हैं, जिनमें वो बाघ का शिकार करते हुए अपनी वीरता दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही राजा अपने सिक्कों पर खुद को वीणा बजाते हुए भी दिखाता है। मुझे ये बात हमेशा बहुत आकर्षक लगती है कि एक शासक अपनी छवि ने अपनी ताकत के साथ साथ अपनी कला को भी जगह दे रहा है। वाकई में ये उस राजा के बारे में बहुत कुछ बताता है। और सिर्फ राजा के बारे में ही नहीं, बल्कि उस समय के समाज के बारे में भी। आप कुषाण राजा कनिष्क के सिक्के लीजिए। हाँ। उन पर आपको भारतीय देवता शिव, ईरानी देवता और यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध की छवि भी मिलती है। ये उस दौर की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक संगम का प्रतीक है। और हाँ, ये सिक्के उस समय की धातु कला मतलब मेटलर्जी के भी बेहतरीन नमूने हैं। लेकिन हमें इसकी कुछ सीमाओं को भी ध्यान में रखना होगा, है ना? निश्चित रूप से।
सिक्के व्यापार के कारण बहुत दूर तक जा सकते थे, तो जहां वो मिले हैं वो जगह हमेशा राजनीतिक सीमा तय नहीं कर सकती। सही। और दूसरी बात, ये मुख्य रूप से शासक वर्ग का इतिहास बताते हैं। आम लोगों की कहानी शायद इनसे उतनी साफ ना पता चले। तो इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिक्के केवल मुद्रा नहीं हैं, वे इतिहास के वस्तुनिष्ठ और सजीव साक्ष्य हैं। जैसे डीडी कौशाम्बी ने कहा था, सिक्कों के वजन और धातु का विश्लेषण हमें उस युग की महंगाई और खजाने की हालत तक बता सकता है। और ये आज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? अगर हमारे आज के डिजिटल पैसे, हमारे क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन ट्रांसफर का कोई भौतिक रूप नहीं है, तो आज से हजारों साल बाद भविष्य के इतिहासकारों के पास हमारे समाज के मूल्यों, हमारी समृद्धि और हमारे संकटों को समझने के लिए कौन से जीवन साक्ष्य होंगे?